Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in Department of History। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमने टॉपिक क्या था, एक ब्रिटिश शासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। इसके अंतर्गत हमने मैसूर, अवध और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। आज हम लेंगे सिंध विजय या सिंध का विलय। सिंध विजय। अहमद शाह अब्दाली के समय में सिंध प्रदेश पर अफगानिस्तान का अधिकार हो गया था, परंतु अब्दाली के कमज़ोर उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बलूची जाति की तालपुरा शाखा के एक शक्तिशाली अमीर फ़तेह अली खान ने सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। 1800 ईस्वी में फ़तेह अली की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों ने सिंध प्रदेश को आपस में बांट लिया। सिंध के ये शासक अमीर कहलाते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में सिंध प्रदेश पर 3 अमीरों का शासन था। एक की राजधानी खैरपुर थी और इसके अधिकार में सिंध का उत्तरी भाग था। दूसरे की राजधानी हैदराबाद थी और इसके अधिकार में सिंध का दक्षिणी क्षेत्र था। और तीसरे आमिर की राजधानी मीरपुर थी और सिंध का उत्तर पूर्वी क्षेत्र उसके अधिकार में था। इन तीनों अमीरों में कभी एकता नहीं हो पाई, जिससे सिंध सैनिक दृष्टि से कभी शक्तिशाली नहीं बन पाया। सिंध की भौगोलिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चिम में अफगानिस्तान का राज्य था और सिंध के अमीरों को हमेशा अफगान आक्रमण का भय बना रहता था। अफगानिस्तान के शासक भी समय समय पर सिंध पर अपने राजनीतिक अधिकार की बात दोहराते रहते थे। अफगानों से भी बड़ा खतरा महाराजा रणजीत सिंह से था, जिसके राज्य की सीमाएं उत्तरी सिंध से आ मिली थीं और जो सिंध विजय के स्वप्न देखने लगा था। सबसे गंभीर खतरा भारत में नवोदित कंपनी सरकार से था, जिसकी सीमाएं पूर्वी सिंध तक आ पहुंची थी। 18वीं सदी से ही कंपनी ने सिंध के साथ व्यापारिक संबंध कायम कर लिए थे, परंतु उसने सिंध की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। परंतु वह किसी अन्य शक्ति को सिंध पर अधिकार जमाने का अवसर भी नहीं देना चाहती थी। जब महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध की तरफ ध्यान देना शुरू किया तो कंपनी ने भी तुरंत सिंध की तरफ ध्यान दिया। कुछ वर्षों बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध की तरफ बढ़ने का विचार किया। अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने अमीरों को रणजीत सिंह के आक्रमण का भय दिखलाकर कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लेने की सलाह दी। सिंध के अमीरों ने संरक्षण तो स्वीकार नहीं किया, परंतु 1838 ईस्वी में उन्होंने कंपनी के साथ एक नई संधि अवश्य कर ली। संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने अमीरों और रणजीत सिंह के आपसी संबंधों को अच्छा बनाने में अपनी सहायता का वचन दिया। सिंध के अमीरों ने हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। रेजिडेंट की सुरक्षा के लिए आवश्यक सैनिकों को रखना भी स्वीकार किया। इस प्रकार सिंध के अमीरों के साथ कंपनी का राजनीतिक संबंध शुरू हुआ, जो अमीरों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर के अमीरों को एक एक करके कंपनी के साथ नई संधियां करने को विवश किया गया, जो सहायक संधि व्यवस्था का ही अंग थी। इन संधियों के अनुसार अमीरों ने कंपनी की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया, अपने विदेशी संबंधों का नियंत्रण कंपनी को सौंप दिया, अपने राज्यों में कंपनी की सहायक सेना रखना स्वीकार किया और आवश्यकता पड़ने पर कंपनी को सैनिक सहायता देना भी स्वीकार किया। ब्रिटिश सहायक सेना का खर्च देना स्वीकार किया। इस प्रकार इन संधियों से अमीर अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठे और सिंध पर अंग्रेज़ों का राजनीतिक तथा सैनिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय अब उपयुक्त अवसर की बात रह गया था। प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों को बड़ी बदनामी उठानी पड़ी, परंतु इस युद्ध से उन्हें सिंध की सामरिक स्थिति का महत्व मालूम हो गया। वस्तुतः सिंध की विजय अफगान युद्ध से संबंधित ही नहीं बल्कि उसका परिणाम थी। 1842 ईस्वी में एलनबरो नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह अफगान युद्ध से प्राप्त बदनामी को मिटाकर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कंपनी की प्रतिष्ठा को पुनः कायम करना चाहता था और इसके लिए सिंध को स्थायी रूप से कंपनी के अधिकार में लेना जरूरी था। इस काम को पूरा करने के लिए उसने सितंबर 1842 ईस्वी में एक सैनिक अधिकारी चार्ल्स नेपियर को नया रेजिडेंट बनाकर सिंध भेजा। उसके जाने के पूर्व ही कंपनी ने सिंध के अमीरों पर संधि की शर्तों की अवहेलना करने, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, प्रथम अफगान युद्ध के समय कंपनी को पूरा सहयोग न देने तथा कंपनी के विरोधियों
के साथ साठगांठ करने के आरोप लगा दिए थे। अमीरों ने सभी संभव तरीकों से अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का प्रयास किया, परंतु गवर्नर जनरल ने उनकी दलीलों को कभी स्वीकार नहीं किया। नेपियर ने सिंध पहुंचते ही आमिरों को एक नई संधि करने को कहा, जिनमें निम्न शर्तें सम्मिलित की गईं। पहली, कराची, बंदरगाह, शिकारपुर तथा सिंध नदी पर स्थित सक्कर और बक्कर के किले तथा उसके आसपास की भूमि ब्रिटिश सहायक सेना के खर्चे के बदले में स्थायी रूप से कंपनी को दे दी जाए। दूसरा, सिंध में सिक्के चलाने का अधिकार कंपनी को दे दिया जाए। और तीसरा, सिंध नदी में आने वाले अंग्रेजी जहाज़ों को कोयला दिया जाए। सिंध के आमिर बिना प्रतिरोध के अभी तक अंग्रेज़ों की सभी मांगों को पूरा करते आए थे, परंतु इन नई शर्तों से उनका संयम टूट गया। इस समय एक और घटना घटित हो गई जिससे स्थिति बिगड़ गई। खैरपुर के अमीर अली रुस्तम काफू बूढ़ा हो चुका था और उसने अपने पुत्र मीर मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अली रुस्तम के छोटे भाई अली मुराद ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया। इस प्रकार उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। नेपियर ने अली मुराद को अमीर बनाने का वायदा कर दिया और सेना सहित खैरपुर जा पहुंचा। नेपियर के हस्तक्षेप से सिंध के अमीर ही नहीं अपितु अधिकांश बलूची सरदार भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने हैदराबाद में कंपनी के प्रतिनिधि आउटरम के निवास पर हमला कर दिया। आउटरम बचकर भाग गया, परंतु यही घटना युद्ध का कारण बन गई। 17 फरवरी 1843 ईस्वी को हैदराबाद के निकट मयानी नामक स्थान पर बलूचियों और अंग्रेज़ों के मध्य पहला युद्ध लड़ा गया, जिसमें बलूची परास्त हुए। हैदराबाद पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसके बाद 24 मार्च 1843 ईस्वी को दाबों के युद्ध में नेपियर ने मीरपुर के अमीर शेर मोहम्मद को परास्त किया। इस पराजय के बाद अमीरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेपियर ने गवर्नर जनरल को सूचना भेजी कि मैंने सिंध ले लिया है। कुछ महीनों के बाद संपूर्ण सिंध को कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा सिंध की विजय उनकी साम्राज्यवादी नीति का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया।